स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज भारत के कहानी किस्सों के इस एपिसोड में आपको आज कहानी सुनाने वाले हैं आज़ादी के पहले दिन की। आज़ादी का पहला दिन भारत और पाकिस्तान के लिए आखिर कैसा था, कैसे माउंटबेटन ने दोनों देशों को रेड क्लिफ लाइन से अनजान रखा था। दोनों देशों को ये पता ही नहीं था कि उनका एरिया कितना होने वाला है, पॉपुलेशन कितनी होने वाली है, बाउंड्रीज बॉर्डर्स क्या होने वाले हैं। कैसे इम्पॉसिबल एक ड्रीम पाकिस्तान का जो देखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको पाने के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना बेहद ज़्यादा अकेले थे, उनके करीबी लोग ही उनके पास में नहीं थे। और किस तरह से स्टेशन मास्टर चन्नी सिंह ने जो ट्रेन 10 डाउनिंग एक्सप्रेस लाहौर से भारत आने वाली थी, जब उसको देखा तो वो सन्न रह गए थे। ऐसी कई सारी बातें, कई सारे ऐसे किस्से जो हमारे इतिहास में दर्ज हैं, आज उनके बारे में आपको बताने वाले हूँ। आपको ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी होगी और बहुत ही नई चीज़ें पता चलने वाली हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी अवेलेबल उस तरह से नहीं है। इनके ऊपर किताबें लिखी गई, किताबों में से निकाल के हम ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, और इस किताब के बारे में भी आपको हम लास्ट में इस एपिसोड के एंड में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त 1947 का दिन था। 71 साल के मोहम्मद अली जिन्ना आज भारत को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे, पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ान भरने वाले थे कराची के लिए। उन्हें ये जो विमान दिया था वाइसरॉय ने, सिल्वर कलर का DC-3, इसमें वो अपने न्यूली अपॉइंटेड जो ADC थे उनके, सैयद एहसान, उनके साथ में चढ़ना शुरू करते हैं। आज के दिन जिन्ना ने हमेशा वो जो कपड़े पहनते थे, एकदम टाइट सूट, वो नहीं पहना था। आज उन्होंने चूड़ीदार पहना था, शेरवानी पहनी थी। और इसके बाद ही जब इस फ्लाइट में जिन्ना, इस हिस्टोरिकल फ्लाइट में भारत से पाकिस्तान की चढ़ना शुरू करते हैं, तो पीछे मुड़ के एक बार दिल्ली को देखते हैं और कहते हैं, उनके जो आखिरी वर्ड थे दिल्ली को देखते हुए, वो ये थे कि अब शायद ही कभी मैं दिल्ली को जी भरकर देख पाऊंगा। इसी के बाद, इस समय के बाद तक, ये जो समय आ चुका था यहाँ तक, इस समय जिन्ना का जो दिल्ली के अंदर 10 औरंगजेब मार्ग पर जो घर होता था वो बिक चुका था। सेठ डालमिया ने, इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के, उन्होंने ये घर खरीद लिया था। और ये वो समय आ चुका था कि जब कुछ ही दिनों बाद सैकड़ों सालों से चला आ रहा जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, वो अपने अंत पर था, वो खत्म होने वाला था। माउंटबेटन जो थे वो इन आखिरी पलों में आज़ादी के भारत के साथ में, पाकिस्तान के साथ में बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल रखना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत जो है वो इंग्लैंड से कोई भी नफरत अपने दिल में रखे, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि जब ये दोनों देश आज़ादी का अपना जश्न मना रहे होंगे, तो इनके आज़ादी के जश्न में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खलल डालने वाली है। वो चीज़ होने वाली थी साइरल रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई बाउंड्री लाइन, बाउंड्री रेखा। ये माउंटबेटन बखूबी जानते थे, और इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे तय किया कि इन दोनों देशों को कुछ समय बाद बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या रेखाएं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक भारत है, कहाँ से कहाँ तक पाकिस्तान है। और इसी के तहत ये जो 2 भूरे लिफाफे थे रेड क्लिफ के, जिनमें सारी डिटेल्स थी, इसका ड्राफ्ट था, इसको वाइसरॉय के जो डिस्पैच बॉक्स था उसमें जाके कैद कर दिया जाता है, उसमें लॉक कर दिया जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है कि करीबन 72 घंटे बाद आज़ादी के दोनों देशों के, इन्हें बताया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी बाउंड्री लाइन है। सरहद का जो विषय होता है वो देशों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे भारत को, पाकिस्तान को अपनी आज़ादी के दिनों में, आज़ादी जिस दिन हुई है उस दिन ये पता ही नहीं था कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमारा एरिया कहाँ तक है, हमारी आबादी कितनी होगी। तो ये एक चीज़ थी। यही दिन था 13 अगस्त का, जिस दिन ये रेड क्लिफ का जो लिफाफा था, इसको डाला गया है, उस डिस्पैच बॉक्स में लॉक किया गया है। इसी दिन माउंटबेटन को पाकिस्तान का जो जन्म था उसके उत्सव में पाकिस्तान, कराची भी जाना था, तो वो यहाँ पे जाते हैं। माहौल इस समय ये था पूरे देश भर में, दोनों देशों में, मिलिट्री लाइंस में जो बैरक्स थी, कैंटोनमेंट थे, उसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम जो सैनिक थे वो आपस में गले मिल रहे थे, विदा हो रहे थे एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा उनकी आंखें नम थी, दुखी थे। रावलपिंडी में मुस्लिम सिपाही अपने हिंदू और सिख सिपाहियों को खाना खिला रहे थे, उन्हें लंच दे रहे थे, उनकी भी आंखें नम थी। उनका ये कहना था, ये लोग एक दूसरे से जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम कहीं भी चले जाएं, हम लोग कितना भी अलग हो जाएं, हम कभी किसी से दूर नहीं होंगे एक दूसरे से, क्योंकि हमने कई मौक़ों पर एक साथ खून बहाया है। ये वो सारे कम्युनिटीज़ का एक जो कहा जाए कि जज्बा, एक उनका जो वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इन सब के बीच एक बात बहुत ज़्यादा देखने लायक थी, वो ये थी कि पाकिस्तान बनाने का जो एक इम्पॉसिबल ड्रीम देखा था, जिसकी रूपरेखा असल में जिसने बनाई थी, जिस शख्स ने, रहमत अली यहाँ से कोसों दूर इंग्लैंड में अकेले बैठे हुए थे। इंग्लैंड में अपने 3 हम्बर रोड स्थित अपने घर में वो अकेले थे। उनके लिए पाकिस्तान में, कराची में
कोई भी जनता वहाँ की तालियां नहीं बजाने वाली थी, उनके लिए वाहवाही नहीं करने वाली थी, क्योंकि उनका जो सपना था वो एक दूसरे आदमी ने उसका क्रेडिट पूरा का पूरा ले लिया था। वो आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, या आप तैयारी करने भी वाले हैं, आगे सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो यहाँ आपको बता दें कि भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम P2I। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, कई सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेस मिल जाते हैं। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी बैच चूज कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये जो पढ़ाई होती है यूपीएससी सीएससी की, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स होता है, लेकिन यहाँ आपको भारत का अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ही कम दामों में ये देने वाला है। यहाँ आपको जो नीचे कोड दिख रहा है VJ Live, आपको इस कोड को लगाना है, अपना कोर्स परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कोर्सेज के, अपने अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। ये जो कोड आपको दिख रहा है VJ Live, आप इसको जब यहाँ पे लगाएंगे तो जो 70,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 रुपये मिल जाता है, 29,999 में आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, साथ में अपनी जो तैयारी उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, इस कोर्स को परचेज करिए और ये कोड लगाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। 14 अगस्त का दिन था और मद्रास के नटराज मंदिर से साधुओं का, सन्यासियों का एक जुलूस, एक ग्रुप दिल्ली पहुंच चुका था। इनके पास में पीताम्बर था, इनके पास में कई सारे पवित्र सामान थे और ये लोग यहाँ पे आए थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना आशीर्वाद देने। इनका शानदार जुलूस दिल्ली में 17 यॉर्क रोड स्थित नेहरू जी के जो घर पे, उनके घर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और यहाँ पे इन्हें आशीर्वाद देने के लिए ये लोग जाने वाले थे। इससे पहले कई बार नेहरू जी ये बता चुके थे कि ईश्वर और धार्मिक एक्टिविटीज़ में उनकी आस्था नहीं है, उस तरह से वो उसको कम मानते हैं। लेकिन फिर भी उस दिन जब इन साधुओं ने नेहरू जी को पीताम्बर पहनाया, उनके माथे पर वो पवित्र राख लगाई, तिलक किया, नेहरू जी ने श्रद्धा के साथ में इन सब चीज़ों को करवाया और उन साधुओं का आदर सत्कार किया। यहाँ पे भारत के जो मिलिट्री बेसेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, घर थे, उनके ऊपर जो अब तक अंग्रेज़ों के जो फहराते थे झंडे, अंग्रेज़ों का जो यूनियन जैक था, उसको यहाँ पे उतारा जाने लगा था। और इसके बाद में माउंटबेटन ने एक रिक्वेस्ट की थी इसी समय पे नेहरू जी से। माउंटबेटन ने ये कहा था कि आप भले ही फंक्शन कर लीजिए एक बार, जब आपको अपना ध्वज लगाना है अपने घरों पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे, मिलिट्री बेसिस पे, आप उस समय फंक्शन कर लीजिए, लेकिन आप जब इस चीज़ का फंक्शन मत कीजिएगा कि जब इसको यूनियन जैक को उतारा जाए, इंग्लैंड के झंडे को, क्योंकि इससे जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं उनको आघात पहुँच सकता है, उनको बुरा लग सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करके माउंटबेटन यहाँ पे चल रहे थे, दोनों का ही, भारतीयों का भी और अंग्रेज़ों का भी। इसके साथ में 14 अगस्त का ये वो दिन था जब सूरज डूबा है, उस समय तक यूनियन जैक पूरे भारत से उतर चुका था और भारत का जो झंडा था वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी इमारतों पर लहराने लगा था। और यूनियन जैक जो था वो भारत के इतिहास का सिर्फ एक तरह से कहा जाए भूतकाल की एक चीज़ बन के रह गया था। नेहरू जी यहाँ पे अपने घर में रात की स्पीच की तैयारी कर रहे थे, जो उन्हें देश के नाम अपनी स्पीच, पहली स्पीच देनी थी आज़ाद भारत की, उसकी तैयारी कर रहे थे। और साथ में यहाँ पे साधुओं की जो लगाई हुई जो राख थी, पवित्र राख, उसे उनने हटाया ही था, अपना डिनर किया था, खाना खाया था, कि उनके घर की फ़ोन की घंटी बजती है। इस समय उनके घर में उनके साथ में मौजूद थी इंदिरा गांधी, उनकी बेटी, और उनकी एक मेहमान आई हुई थी उस समय, पद्मजा नायडू, वो वहाँ पे मौजूद थी। फ़ोन की घंटी बजती है और अचानक से इन दोनों को, इंदिरा को और पद्मजा को, नेहरू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ोन पे किसी को डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसके बाद में जब इन लोगों ने देखा तो उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तीखे तेवर हैं और कुछ गलत सामने से खबर मिली है। नेहरू यहाँ पे आते हैं, इनके पास में आके इंदिरा के पास में बैठते हैं, अपने दोनों हाथ उन्होंने अपने चेहरे पर रख लिए और उनका चेहरा जो था एकदम सन्न था, वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। इसके बाद वो धीरे से ये बताते हैं कि लाहौर से फ़ोन था और लाहौर में हिंदू और सिख इलाकों की पानी की जो आपूर्ति है उसको काट दिया गया है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी में जब हिंदू, सिख, महिलाएं, बच्चे, आदमी जो भी बाहर पानी लेने के लिए निकल रहा है, मुसलमानों ने बाहर टोलियां बैठा रखी हैं और इन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। लगातार हिंदू और सिख को मारा जा रहा है। वहाँ कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जिनमें आग लगा दी गई है हिंदू और सिख की। ये सब चीज़ें वहाँ पे लगातार चल रही थी। धीरे से नेहरू जी कहते हैं कि मैं आज रात की स्पीच कैसे दूंगा, कैसे ये नाटक करूंगा कि मैं बेहद ज़्यादा खुश हूँ जब मुझे पता है कि मेरा पसंदीदा लाहौर जल रहा है, वहाँ पे मेरे लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ में
यहाँ पे नेहरू जी बहुत ज़्यादा दुखी एक तरह से हो चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ भारत के जो पहले राष्ट्रपति हमारे होने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे उनके घर पर साधु जो थे वो पहुंच चुके थे। वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा था। जो अगला जो भारत के नए मंत्री होने वाले थे, उन लोगों को शपथ दिलानी थी, जिनको उनको तिलक लगाया जा रहा था, गंगा जल उनके ऊपर छिड़का जा रहा था। धीरे धीरे ये सारे के सारे जो मंत्री जो शपथ लेने वाले थे, ये लोग असेंबली में पहुंचते हैं। असेंबली पूरी तरह से सजी हुई थी और वहां पे शंख लेके लोग खड़े हुए थे, क्योंकि शंखनाद के साथ में ऐलान करना था देश की आज़ादी का। रात के करीब 11:55 पर प्रधानमंत्री नेहरू यहाँ पे पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू किया, जिस स्पीच का सालों से भारतीयों को इंतजार था। और ये वो स्पीच थी जिसे आप लोग ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नेहरू जी ने ये कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई और चमकती सुबह के साथ उठेगा। और जैसे ही ये स्पीच, ये भाषण खत्म होता है नेहरू जी का, यहाँ पे पूरा का पूरा जो संसद था, जो असेंबली थी, वो शंख की गूंज से, उसके शंखनाद से, उसकी ध्वनि से गूंज उठा था। नेहरू जी के इस भाषण के बाद देश का कुछ इस तरह का माहौल था, अलग अलग जगह का, अलग अलग राज्यों का। वो इस तरह से था कि बॉम्बे में बॉम्बे यॉट क्लब एक हुआ करता था, वहां पे क्लब, उसके बाहर एक पुलिस वाले ने बड़े बड़े अक्षरों में बंद का बोर्ड लगा दिया था, उस पर लिखा था बंद। ये वो क्लब था, बॉम्बे यॉट क्लब, जहां पे, जिस क्लब को अंग्रेजों ने अपनी सुपरियोरिटी दिखाने के लिए बनाया था, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बनाया था। वहां पे इंडियंस की, भारतीयों की एंट्री बैन थी। इस क्लब को यहाँ पे बंद कर दिया गया। उसके बाद में आधी रात में ही, उसके बाद कैलकाटा में रोडों के नाम बदले गए। जो इंग्लिश नाम थे रोडों के, जैसे क्लाइव स्ट्रीट, उसको इंडियन नाम कर दिया गया, उसको सुभाष मार्ग किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। इसके साथ ही शिमला का ये हालत था कि शिमला में आधी रात को जो मॉल रोड है, वहां पे अपनी भारतीय पोशाकों में जो लड़के लड़कियां थे, वो जाके वहां पे निकलने लगे, टहलने लगे। इसका बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि शिमला में जो मॉल रोड थी, वहां पे उस समय, एक समय ये था अंग्रेजों के शासन के दौरान, कि वहां पे भारतीय अपना कदम तक नहीं रख सकते थे, अपना पैर तक नहीं रख सकते थे। और इसके बाद जब परमिशन मिली भी पैर रखने की, वहां पे चलने की, तो ये वहां पे कंडीशन दे दी थी अंग्रेजों ने कि आप अपनी भारतीय पोशाक पहनकर यहाँ पे नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो स्पीच थी नेहरू जी की, भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ, इसके बाद मॉल रोड पर नजर आए लगातार भारतीय पोशाक पहने हुए लड़के लड़कियां। दिल्ली में जो इस तरह से आज़ादी का स्वागत हुआ था कि लगातार मस्जिदों में, मंदिरों में, सब जगह रोशनियां थी, लोगों ने लाइटनिंग कर दी थी सब जगह। लोग जो थे वो पैदल, गाड़ियों पे, अपने साइकिलों पे सेंट्रल दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे। अहमदाबाद में टाउन हॉल पर झंडा उस शख्स से लगवाया गया इस दिन, जिस यंग टीचर को, एक बहुत ही नौजवान टीचर था, उसे 1942 में झंडा लगाने के आरोप में ही गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। उसी इंसान से अहमदाबाद के टाउन हॉल पर झंडा लगवाया गया। मद्रास में, आपके बिहार में, और ये बेंगलोर के अंदर आधी रात को लोग मंदिर जाने लगे थे, मंदिर में जाके दर्शन कर रहे थे। लखनऊ में झंडा फहराने का जो कार्यक्रम था, उसमें उस कार्ड पे ये अलग से लिख दिया गया था कि नेशनल ड्रेस धोतियों का स्वागत है। इस तरह की चीजें पूरे देश में हो रही थी। और साथ में एक बहुत ही अलग इसमें ये चीज हुई थी कि बनारस के अंदर एक बेकरी वाला था, उसने उस अकेली रात में हजारों रुपए का, उस समय पे हजारों रुपए का धंधा किया था। किस तरह से? क्योंकि उसने एक केक बना दिया था, उस बेकरी वाले ने, आजादी केक के नाम से। और उस केक की बिक्री उस रात में इतनी ज्यादा हुई कि उसने हजारों रुपए इससे कमाए थे। ट्रामें, ट्रॉलियां, सब कुछ मुफ्त में चल रहे थे पूरे देश भर में। बॉम्बे से लेकर लखनऊ तक सारे के सारे जितने होटल्स थे, उनमें चकाचक जो भीड़ थी वो भरी हुई थी। फांसी की सजाएं थी कैदियों की, वो माफ कर दी गई थी। कई सारे हजारों कैदियों को बताया जाता है रिहा कर दिया गया था। कई सारे ऐसी अंग्रेज महिलाएं थी, उनके बच्चे थे जो फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी, वो बाहर भारत से गए नहीं थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था, उनके बच्चों का जन्म यहीं पे हुआ था। और वो लोग ये इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि अब उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ेगा। इंग्लैंड वो उसके पहले सिर्फ कई बार छुट्टियों में जाते थे, 1-2 बार साल में, लेकिन अब उन्हें इंग्लैंड जाके रहना पड़ेगा। वो भारत को अपना देश समझने लगे थे। लेकिन इस बीच में लाहौर, जिसे उस दिन बहुत ज्यादा खुश दिखना चाहिए था बाकी भारत की तरह, लाहौर में आग लगी हुई थी। लाहौर आग से दहक रहा था। सिचुएशन संभालने के लिए बताते हैं कि कैप्टन रॉबर्ट एटकिंस जब लाहौर पहुंचे तो हिंदुओं की, सिखों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया।
उनकी पूरी टोली को घेर लिया और लगभग ये बताया जाता है कि उस समय 1 लाख हिंदू और सिख लाहौर के अंदर बेसहारा थे, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। उनके लिए पानी की आपूर्ति जो थी वो काट दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। उनकी बस्तियों में आग लगा दी गई थी, बस्तियों के बाहर मुसलमानों की टोलियां बैठी रहती थी, हत्याएं हो रही थी। शाह आलमी गेट के पास एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हुआ करता था, उस गुरुद्वारे में आग लगा दी थी, अंदर कई सारे उसमें लोग जलकर मर चुके थे। इस तरह का भयावह माहौल एक तरफ लाहौर में था और दूसरी तरफ भारत में एक माहौल ऐसा था कि जहाँ पे खुशियां मन रही थी। ये आज़ादी के 2 तरह के पहलू थे जो उस दिन लोगों ने यहाँ पे देखे थे। माउंटबेटन ने प्रण लिया था कि वाइसराय हाउस जो अब गवर्नमेंट हाउस बन चुका था, उसमें कोई भी पुरानी चीज नहीं रहने दी जाएगी, जिससे भारतीयों को ये लगे कि अभी भी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ, उनको इस तरह की कोई भी याद उनकी रहे। इसके लिए वाइसरॉय ने यहाँ पे माउंटबेटन ने ये किया था कि वाइसरॉय हाउस के अंदर जो भी स्टेशनरी थी पुरानी, उस सबको गवर्नमेंट हाउस की स्टेशनरी में तब्दील कर दिया था, उसके चिन्ह बदल दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे और नेहरू जी ऑफिशियल तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन को, जो भारत के अंतिम वाइसरॉय थे, उन्हें भारत के आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बनाने का इनविटेशन देने के लिए गए उनके घर पे। माउंटबेटन ने यहाँ पे इनविटेशन को स्वीकार करते हुए ये कहा कि मैं उसी तरह से सेवा करूंगा भारत की जिस तरह से कोई भारतीय यहाँ पे करता और करेगा। इसी के बाद नेहरू जी ने एक लिफाफा दिया माउंटबेटन को, और उस माउंटबेटन को जो लिफाफा उन्होंने दिया था उसमें भारत के, आज़ाद भारत के जो पहला मंत्रिमंडल था उसकी लिस्ट थी। लेकिन इसके बाद जब ये लोग यहाँ से गए हैं और नेताओं के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने इस लिफाफे को खोला है तो उनकी हंसी निकल पड़ी, क्योंकि इस लिफाफे के अंदर कुछ भी नहीं था। वो कागज नेहरू जी रखने ही भूल गए थे, वो इतने ज्यादा बिजी थे उस दिन कि वो कागज उसमें रखना भूल गए थे। उसमें एक कोरा कागज पड़ा हुआ था उस लिफाफे के अंदर। सुबह होती है, 15 अगस्त की सुबह आजादी का समारोह शुरू हुआ। वाइसरॉय की जो 31 तोपों की सलामी हुआ करती थी उसको घटाकर जो संवैधानिक गवर्नर जनरल होते हैं उनकी 21 तोपों की सलामी में तब्दील कर दिया गया था। इसी के साथ जिन नेताओं के नाम नेहरू जी उस लिफाफे में रखना भूल गए थे उन्होंने बारी बारी से आते हुए अपनी शपथ ली है माउंटबेटन के सामने। और उसी के साथ माउंटबेटन की बग्गी जो थी, उनके अंगरक्षक जो थे वो हिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां पे उस समय तक हजारों लोगों की भीड़ ने उन लोगों को घेर लिया था। लोग खुशी से झूम रहे थे, माउंटबेटन की बग्गी जो थी वो चल नहीं पा रही थी। इस समय आज के दिन कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे को आजाद साहब कहकर बुला रहे थे। वहीं दूसरी ओर लाहौर के स्टेशन पर जो कुली थे, जो सफाई कर्मचारी थे, वो साफ सफाई के काम में जुटे हुए थे। वहां पे हर तरफ खून ही खून था, खून को साफ किया जा रहा था, धोया जा रहा था। जो अंग्रेज कुछ उस स्टेशन पे खड़े हुए थे, अपनी बॉम्बे स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जिससे वो अपने देश जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे अपने घर। उन्होंने ये देखा उस समय, जो वो कभी वो मंजर भूल नहीं सकते। उन्होंने ये देखा कि लाशों के ऊपर लाशें लदी पड़ी हुई हैं और कुली उनको एक ठेले में डाल कर उन लाशों को ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पे हिंदू और सिखों का नरसंहार एक तरह से हुआ था इसी स्टेशन पे लाहौर के। जिन्ना ने पाकिस्तान के तानाशाह तो जिन्ना बन गए थे 71 साल के उम्र के एक आखिरी पड़ाव में एक तरह से, लेकिन इस समय उनके करीबी लोग ही उनके साथ में नहीं थे। एक तरफ जिन्ना कराची में थे और वहां से 500 मील दूर भारत के बॉम्बे के कोलाबा में एक फ्लैट था जिसमें से एक लड़की अपने हाथ में 2 झंडे लिए थी, एक भारत का झंडा था और एक पाकिस्तान का झंडा था, और वो दोनों झंडे फहरा रही थी उस बालकनी से। इस लड़की का नाम था दीना, और ये लड़की जो थी वो जिन्ना की एक अकेली बेटी थी, इकलौती संतान। और वो उसके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, वो जिन्ना के साथ में नहीं गई थी, वो बॉम्बे में कोलाबा में अपने फ्लैट पर थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये था कि वो चुने किस देश को। वो उस देश को चुने जो उनके पिता ने अभी बनाया है नया, या उस देश को चुने जिसमें उसका जन्म हुआ, जिसमें वो हमेशा से रही है। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। देश भर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी खुशी के माहौल के बीच में कई परिवार ऐसे थे, पंजाब के कई सारे परिवार ऐसे थे जहां पे उनके लिए एक तरह से सदमा उन्हें हर अगले दिन लग रहा था, हर पल में लग रहा था, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी ये खबर मिल जाती थी कि उनके किसी रिश्तेदार का कत्ल हो चुका है, किसी का बलात्कार हो चुका है, किसी को जिंदा जला दिया गया है। इस तरह की खबरें वहां पे पंजाब में कई सारे लोगों को ऐसी मिल रही थी। 15 अगस्त की दोपहर ऐसा ही एक इंसिडेंट स्टेशन मास्टर चन्नी सिंह ने देखा। स्टेशन मास्टर चन्नी सिंह लाहौर से भारत आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस को उसकी अगवानी करने के इंतजार में खड़े हुए थे स्टेशन पर।
इन्होंने ट्रेन को आते हुए देखा और चन्नी सिंह ने लाल जो झंडी थी वो दिखाई ट्रेन को। लेकिन उसके बाद उनके सामने जो दृश्य था उसको देखकर वो ऐसा दृश्य था कि वो कभी उसको अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाए। उन्होंने ये देखा कि इंजन चालक जो था उसके आसपास 4 सैनिक खड़े हुए थे। इंजन चालक का जो चेहरा था वो बुरी तरह से सन्न था, वो ऐसा था कि वो उसके हाव भाव सब उड़े हुए थे। जैसे ही ये ट्रेन में चढ़ते हैं चन्नी सिंह, उस ट्रेन में 8 बोगियां थी और 8 बोगियों की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, लेकिन कोई भी जिंदा आदमी उसमें नहीं था, जिंदा इंसान उसमें नहीं था। पूरी ट्रेन के अंदर लाशें, खून, यही सब उन्हें दिख रहा था। बहुत जो गंध होती है एक खून की, लाशों की, वो आ रही थी। उन्हें बेहोशी सा लगने लगा चन्नी सिंह को। और जब उन्होंने आखिरी डिब्बे तक बढ़ के देखा उस ट्रेन के, तो उस आखिरी डिब्बे पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में ये लिखा हुआ था, पाकिस्तान से जो हत्यारों ने, जिन लोगों ने इन लोगों को, इन मासूमों को, हिंदू और सिखों को मारा था, पाकिस्तान के उन हत्यारों ने ये लिखकर इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर भेजा था कि ये ट्रेन हमारा नेहरू और पटेल के नाम आज़ादी का तोहफा है। 15 अगस्त शाम का 5 बजे का समय था। भारत के इंडिया गेट पर, दिल्ली में इंडिया गेट के जो मैदान है उसमें ये कार्यक्रम होने वाला था झंडा फहराने का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। माउंटबेटन के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने उन्हें बताया था कि करीबन 30,000 लोगों तक की भीड़ होगी, इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे, कुर्सियाँ, मंच, बैरिकेड उसी तरह से लगाए थे। लेकिन इनका ये जो अनुमान था वो काफ़ी ज़्यादा गलत था, इतना गलत था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। यहाँ 30,000 नहीं, कम से कम 5 लाख लोग पहुँच चुके थे। 5 लाख लोग यहाँ पे आ चुके थे। अब इसके बाद में ये जो कुर्सियाँ थी, बैरिकेड्स थे, कहीं दिख नहीं रहे थे, सब टूट फूट गया था, इधर उधर हो गया था। लोग इतने ज़्यादा सट के एक दूसरे से बैठे हुए थे, इतने ज़्यादा चिपक के बैठे हुए थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग खुद हिल नहीं पा रहे थे। इस बीच गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ये देखा कि उनकी जो 17 साल की लड़की है पैमला, वो भी वहाँ पे उनके 2 स्टाफ के ऑफिसर्स के साथ में पहुँच चुकी है मंच के पास। और जब उसने मंच की तरफ बढ़ना चाहा तो कुछ दूर तक वो चली। उसके बाद में 100 गज का करीब फासला रह गया था जब उसने ये देखा कि अब एक कदम भी रखना आगे पॉसिबल नहीं है, अब एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक राई का दाना, एक सुई भी वहाँ पे नहीं रख सकते थे, लोग इतने ज़्यादा फंस के बैठे हुए थे। इतने में ही नेहरू जी की नज़र पड़ती है पैमला पर। और 17 साल की पैमला को जब नेहरू जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों के ऊपर से यहाँ पे मंच पर चली आओ, उनके ऊपर से चलते हुए। पैमला ने कहा कि मैंने हील्स पहनी हुई हैं, मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम अपनी हील्स उतारो, हाथ में लो और आ जाओ। तो पैमला ये करना नहीं चाहती थी कि वो लोगों के ऊपर से चल के जाए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि लोग बुरा मान सकते हैं। तो यहाँ पैमला ने क्या किया कि नेहरू जी को बोला कि मैं ये नहीं कर सकती। तो नेहरू जी ने यहाँ पे व्यंग्यात्मक तरीके से उसको जोर से बोला कि अरे पागल लड़की, लोग खुश हैं, लोग बुरा नहीं मानेंगे, तुम अपनी हील्स को उतारो, अपने हाथ में लो और उनके ऊपर से चलती हुई आ जाओ। इसके बाद पैमला ने यही किया और लोगों ने पैमला को मंच तक पहुँचाने में पूरी खुशी से सहायता की। पैमला ने इस पूरे इंसिडेंट का जिक्र जो है वो अपने पूरी किताब में किया हुआ है, द इंडिया रिमेंबर्ड नाम से जो पैमला की किताब है माउंटबेटन की लड़की की, उन्होंने इसमें पूरा ये सब मेंशन किया हुआ है। इधर माउंटबेटन अपनी बग्गी पर बैठे हुए थे और उन्होंने वो समझ चुके थे कि ये जो जिस तरह से हमने झंडा फहराने का ये जो कार्यक्रम सोचा हुआ था वो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि 30,000 की भीड़ की जगह 5 लाख की भीड़ आ चुकी है और वो उस तरह से हो नहीं पाएगा। साथ में जो बैंड वाले बुलाए गए थे वो लोग अपना बैंड बजाना, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को हाथ ही नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। इसी के चलते यहाँ पे नेहरू जी को जो माउंटबेटन थे उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि आप इसी तरह से झंडा यहाँ पे फहरा दीजिए, क्योंकि जिस तरह सोचा था उस तरह से हो नहीं पाएगा। नेहरू जी ने ये सुना और इसी के साथ में आज़ाद भारत का पहला झंडा वंदन होता है, झंडा फहराया जाता है। और जैसे ही झंडा फहराया गया, आकाश में रेनबो, इंद्रधनुष निकला, इंद्रधनुष दिखाई दिया आकाश में। माउंटबेटन ने भी इंद्रधनुष देखा, इसका बाद में जिक्र भी किया गया है। लोगों ने इसको दैवीय शक्ति का, एक तरह से उनका आशीर्वाद माना। लोगों ने कहा भारत के कि ये देवताओं का भी आशीर्वाद मिला है आज हमें। जैसे ही झंडा वंदन हुआ, झंडा फहराया गया, इसी के साथ में यहाँ पे इंद्रधनुष निकला है और इंद्रधनुष का कलर और हमारे झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का कलर बिल्कुल मैच कर रहा था एक दूसरे के साथ में। लोगों ने इसके बाद में ये कहना शुरू किया कि अब देखते हैं भारत के सामने कौन टिकता है, अब हमारे सामने कौन टिकता है। इसके बाद लोगों ने नेहरू जी को, जो मंच पर थे, उन्हें, क्योंकि माउंटबेटन के पास जाना था, माउंटबेटन अपनी बग्गी में थे, नेहरू जी मंच पर थे, तो अपने कंधों पर बैठा बैठा कर नेहरू जी को यहाँ से मंच से लेकर माउंटबेटन की बग्गी तक पहुँचा दिया। माउंटबेटन अपनी बग्गी में अपने घर की तरफ प्रस्थान करना शुरू करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं
और इस बीच में उन्होंने 3 महिलाओं को, जो बुरी तरह से फंसी हुई थी, जो उनके पास बच्चे भी थे, जो बग्गी के नीचे आ सकती थी, दब सकती थी, उन 3 ऐसी महिलाओं को, एक आम जनता की भारत की, उन महिलाओं को अपनी बग्गी में चढ़ाया। ये वो समय अब आ चुका था कि जब भारत की आम जनता अंग्रेजों के माउंटबेटन की उस लग्जरी बग्गी की काली सीटों पर आराम से सुकून से बैठी हुई थी। उस दिन भारत की जनता ने माउंटबेटन को जो प्यार दिया है वो इस तरह का प्यार था जो उनकी परदादी क्वीन विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिला था। और इसी के साथ में भारत ने, आजाद भारत ने अपनी विजय की सांस ली। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह का माहौल भारत में था, किस तरह का माहौल पाकिस्तान में था आज़ादी के दिन। आज़ादी के अगले दिन, ये जो सुबह थी, उस दिन इस स्पीच के बाद नेहरू जी की जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच थी, जब भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ था, कैसा दोनों देशों में माहौल था, किस तरह से लोग बिहेव कर रहे थे, किस तरह से खुशी का माहौल था। लेकिन एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू और सिख भाई बहन थे, उनके साथ में कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ। हमारे पंजाब में लोगों को हर अगले पल ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि उनके रिश्तेदारों के साथ में उनको मार दिया गया है, बलात्कार हो रहा है, जिंदा जला दिया गया है। तो एक इस तरह का माहौल था जिसमें कई सारे लोग खुश थे और कई सारे लोग ऐसे भी थे जो सदमे में थे, क्योंकि उनके प्रियजन, जो उनके लोग थे, उनको मार दिया गया था। ये माहौल था। आज हमने आपको जितना भी चीज़ बताई है, ये सब सारी चीज़ें फ्रीडम एट मिडनाइट, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार बुक है, डोमिनिक और लैरी कॉलिंस की। इस बुक में लिखा हुआ है और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल वीडियोस में कई बार नहीं होती है, क्योंकि वीडियोस में नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में निकलती, कई बार लोग इस पे वीडियोस बना देते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो बुक्स में से निकाल के लाए हैं, इस रिसर्च को, जिस तरह से हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ से हम निकाल के लाए हैं और उम्मीद है आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आगे भी और भी ऐसे एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स हमें बता सकते हैं। आपके भी जितने टॉपिक्स हैं, यकीन मानिए उन सभी पर वीडियोस बनेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, उन सब पर वीडियोस बनाए जाएंगे। और आप इतना पसंद कर रहे हैं इस सीरीज़ को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पीढ़ी वर्ग के लोग इसको देख रहे हैं, बड़े छोटे हर तरह के लोग इसको देख रहे हैं, उम्र के, आयु वर्ग के, तो बहुत ज़्यादा इसको आपने सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।